फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बेसिकली मॉक पेपर डिस्कशन पे बात करने वाले हैं। आज का ये जो मॉक पेपर है इसमें मैंने कई अलग अलग एग्जाम से आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स बनने वाले हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे हर तरह के क्वेश्चंस पे, स्ट्रक्चर्स पे, और कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर मिलता है, न्यू वर्ड अगर मिलता है तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लेंगे क्योंकि वो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुका है। तो अपकमिंग एग्जाम में भी उसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले मॉक पेपर डिस्कशन के लिए आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला दो, पहुंचा दो। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की। सबसे पहले हम जो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नोन एज एरर डिटेक्शन। बिल्कुल एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए सभी रेडी? शुरू कर दें? चलिए शुरुआत कर देते हैं हमारे आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए किस पार्ट में बीमारी दिख रही है और क्या दिख रही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। The building collapsed at the afternoon at about 4 o'clock। देखो प्रिसाइज और फिक्स टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं, ये तो ठीक है। यहाँ पे एट अबाउट 4 बजे के लगभग की बात हो रही है, प्रिसाइज टाइम है, हमने एट का यूज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हमने एट का यूज किया एट द आफ्टरनून। स्ट्रक्चर सुपरफ्लूअस हो गया ना। एट को यहाँ पे हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? इन से रिप्लेस करना पड़ेगा। ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को। एट को हम किससे रिप्लेस करेंगे? इन से रिप्लेस करेंगे, तभी स्ट्रक्चर 100% करेक्ट होगा। सो द स्ट्रक्चर वुड बी द बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। मीन्स एक्चुअल आंसर हमारा क्या जाने वाला है? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स? उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक करो अपना आंसर। Why you copying your homework from someone else? वाई के साथ जब आप आर लगाएंगे तभी तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ना। अब भाई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमें चाहिए अगर, तो वाई के साथ जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा उसके साथ में हमें क्या इज एम आर का यूज करना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इस तरह का जाएगा ना, फिर ऑब्जेक्ट जाएगा आपका, यही स्ट्रक्चर रहता है ना। तो व्हाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, ये स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। एक्चुअल आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर, सभी की बॉल जा रही है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं आखिर अगला क्वेश्चन आखिर हमें क्या बताना चाहता है। देयर इज अ फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। प्यारा सा क्वेश्चन है, उड़ा दो स्पीड में। फ्यू के कॉन्सेप्ट को भी बता देना अगर याद हो तो। वेरी गुड।
देखो, जब भी हम बात करते हैं फ्यू की, आ फ्यू, द फ्यू, बेसिकली फ्यू नेगेटिव सेंस रखता है, आ फ्यू पॉजिटिव मतलब सम का सेंस रखता है। द फ्यू और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस रखता है, लाइक नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं द फ्यू को, ठीक है। अब फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू जब भी आता है तो ये कब आता है, कब यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज हम कब करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कहाँ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कहाँ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के पहले। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। लिटिल यहाँ नेगेटिव सेंस रखता है, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस रखता है, सेम एज द लिटिल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस रखता है। लाइक द लिटिल मतलब नॉट मच बट ऑल ऑफ इट, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं द लिटिल को। यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अब अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो टाइम कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो टाइम अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो टाइम के पहले फ्यू आएगा क्या, अगर ना के बराबर टाइम है, मैं ऐसा भी बोलना चाहता हूं प्रिपरेशन के लिए, तब भी हम फ्यू नहीं बल्कि लिटिल का यूज करेंगे। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, कुछ ऐसा मीन्स आपका एक्चुअल आंसर फर्स्ट सेकंड पार्ट जाने वाला है। सेकंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। जो भी सेकंड पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, समझ गए ना सभी, आंसर हमारा सेकंड पार्ट जाएगा 100%। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। अच्छा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये कॉन्सेप्ट कई बार बता चुका हूं मैं आपको, दिमाग में रखना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास मेरे ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ। आ फ्यू फ्रेंड्स मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, सम का सेंस देता है। देखो, आ फ्यू यहां भी सम का सेंस देता है और आ लिटिल भी सम का सेंस देता है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। जैसे हम सम वाटर भी बोलते हैं, सम बॉयज भी बोलते हैं, सम गर्ल्स भी बोलते हैं। तो सम का यूज हम काउंटेबल के पहले भी करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के पहले भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं, यस और नो। तो सम एक ऐसा पार्ट है, कहीं ना कहीं एक ऐसा एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, इंडेफिनिट क्वांटिटी को, और इंडेफिनिट नंबर को भी प्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो फ्यू के केस में सम पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, नंबर की बात करेगा, और आ लिटिल के सेंस में सम क्या करेगा, क्वांटिटी की बात करेगा, और यहां भी ये पॉजिटिव सेंस में ही यूज होगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए, आंसर आपका जाने वाला है सेकंड पार्ट, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई, प्यारा सा क्वेश्चन, उड़ा दो, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो अपना आंसर। ओके, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यू एंड आई नहीं बल्कि यू एंड मी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन की जरूरत है। ऑब्जेक्ट के केस में सच रूल्स मतलब इस तरह के रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड
मी, मतलब इस तरह के रूल्स मुझ पे और तुम पे अप्लाई नहीं होते, कुछ ऐसा। अब यू एंड आई किस पार्ट में मिल रहा है? सी पार्ट में मिल रहा है, और इस आई को ही हमें मी में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले। प्यारा सा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में उड़ा दो। वेरी गुड एवरीवन, स्पीड में पिक करो आंसर। देखो, एक स्ट्रक्चर आपने सुना होगा पैरेललिज्म। कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट्स में होता है। कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट्स में होता है। एक मोबाइल का कंपैरिजन दूसरे मोबाइल से ही होगा, बॉटल से नहीं होगा एक मोबाइल का कंपैरिजन। समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? सेम कंडीशन, पेन का कंपैरिजन रिमोट से तो नहीं हो सकता ना, पेन का कंपैरिजन पेन से होगा, रिमोट का कंपैरिजन रिमोट से होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे रीडिंग दिया है। रीडिंग मतलब क्या है? जेरेंड। और अगर मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं तो मुझे आगे भी जेरेंड की जरूरत है। मतलब मैं इन्फिनेटिव को यहाँ पे, टू प्ले तो इन्फिनेटिव बन जाएगा ना, 2+v1। टू प्ले को यहाँ पे किससे रिप्लेस करूंगा? प्लेइंग से रिप्लेस करूंगा, मतलब जेरेंड से रिप्लेस करूंगा इन्फिनेटिव को। और अगर जेरेंड से रिप्लेस करूंगा तो ये किस पार्ट में मिल रहा है हमें? थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में टू प्ले को हमें प्लेइंग से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर। सभी की बॉल जा रही है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग्स टू बाइंग अ न्यू कार। प्यारा सा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, एक पॉइंट पे ध्यान देना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ नो एरर है। होता क्या है कि हम ऊपर के पार्ट को देख के अपना आंसर पिक कर देते हैं, लेकिन इन्हीं पार्ट्स को नीचे शफल करके लिख दिया जाता है। मैंने अभी तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया है आपका ए वाला ये पार्ट है, फर्स्ट वाला ये पार्ट है, सेकंड वाला ये बी पार्ट है, थर्ड वाला ये सी पार्ट है, और फोर्थ वाला ये नो एरर का डी पार्ट है इन जनरल। बट पॉइंट टू बी नोटेड, कभी कभी क्या होता है कि ऊपर के जो पार्ट्स है उनको नीचे शफल करके लिख दिया जाता है। मतलब फोर्थ वाला पार्ट स्टार्टिंग में आ गया नो एरर का, थर्ड वाला पार्ट सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड वाला पार्ट थर्ड नंबर पे आ गया, फर्स्ट वाला पार्ट फोर्थ नंबर पे आ गया। तो आपको हमेशा आंसर, ये जो स्ट्रक्चर है ना नीचे गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आंसर पिक करना है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम करते क्या है, हम ऑप्शंस को देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, ऊपर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर को देखा। क्योंकि हम जल्दी में इतना ज्यादा होते हैं, एग्जाम में स्पीड में करना है, 2 मिनट बचे हैं, फटाफट फाइनल करना है, ऐसा कुछ रहता है सीन हमारा। तो हम क्या करते हैं, स्पीड स्पीड में क्या करते हैं कि सही करने के बावजूद आंसर गलत पिक कर देते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्पीड टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। जब तक आप स्पीड टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि स्पीड टेस्ट जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आप इन टाइम चीजों को नहीं कर पाएंगे। जब आप बार बार उस चीज में गड़बड़ करेंगे, टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करेंगे, तो फिर आप उस चीज पे वर्क करेंगे। लेकिन सपोज आप स्पीड टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं तो आप वर्क ही नहीं करेंगे उसके ऊपर, और जब आप वर्क नहीं करेंगे तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम।
तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड टेस्ट सॉल्व करने हैं और स्ट्रक्चर को देख के पिक करो, भले ही क्वेश्चन कम करो। 4 क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है क्वेश्चन कम करो, वो बेटर है। 4 गलत करोगे तो जो सही किया है उसमें से भी माइनस में चले जाओगे, यस और नो। इससे अच्छा है कि एक कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम प्लस में रहोगे, माइनस में तो नहीं जाओगे ना। अब यहां पे अगर हम देखें टू बाइंग, टू के बाद बाइंग कैसे आ जाएगा, स्ट्रक्चर ही गलत हो रहा है। इट शुड बी टू बाय, कुछ ऐसा जाएगा ना स्ट्रक्चर, टू बाइंग की जगह पे टू बाय जाएगा और आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा। बिल्कुल थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। प्यारा सा क्वेश्चन है, उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the new device aims at eliminating the risk of short circuiting। देखो शॉर्ट सर्किटिंग तो नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। देखो एक चीज और याद रखना, एम के साथ इन जनरल एट आता है, एम के साथ इन जनरल एट आता है, ये चीज तो आप दिमाग में रखिए रखिए। दूसरी चीज ये शॉर्ट सर्किटिंग नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट जाएगा तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। और आंसर आपका क्या जाने वाला है, आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम के साथ हमेशा एट आता है, ये चीज बिल्कुल दिमाग में फिक्स करके रखो, बैठा के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the priest emphasized that it is the duty of all Christians to love each other। Your time starts now। प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सभी को याद है ना कॉन्सेप्ट? फटाफट बताओ क्या कॉन्सेप्ट छुपा है यहाँ पे। ओके, द प्रीस्ट एम्फेसाइज्ड, प्रीस्ट ने क्या किया, एम्फेसाइज किया, जोर दिया इस चीज पे दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। देखो हम सभी जानते हैं दैट ईच अदर is used for 2 units and one another is used for more than 2 units। Each other is used for 2 units and one another is used for more than 2 units। ईच अदर 2 यूनिट्स के लिए आएगा, वन अनदर मोर देन 2 यूनिट्स के लिए आएगा, ये हमें सबको पता है। अब यहाँ पे सारे क्रिश्चियंस से प्रीस्ट ने कहा, तो ऑल क्रिश्चियंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में क्या बन गया, ये बन गया मोर देन 2 यूनिट का क्राइटेरिया। और अगर ये मोर देन 2 यूनिट्स हैं तो फिर यहाँ पे अब ईच अदर नहीं बल्कि क्या आएगा, वन अनदर जाएगा। और अगर वन अनदर जाएगा तो ये किस पार्ट में है, ईच अदर हमें मिल रहा है, नीचे देखो थर्ड पार्ट में मिल रहा है, सी पार्ट में मिल रहा है। तो यही हमारा 100% करेक्ट आंसर है। ईच अदर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वन अनदर
and the structure would be: the priest emphasized that it is the duty of all Christians to love one another. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर, सभी की बॉल जा रही है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अगला सेक्शन ही आ रहा है हमारे सामने बेसिकली क्लोज टेस्ट का। अब हमें एक प्यारा सा क्लोज टेस्ट मिलने वाला है और जहाँ पे हमें एक पैसेज मिलेगा जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग रहेंगे, उन वर्ड्स को आपको फिल करना है, उसके लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। क्लोज टेस्ट करते हुए कुछ की पॉइंट्स को दिमाग में रखिए। लाइक जब भी आप क्लोज टेस्ट को करें तो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्लोज टेस्ट को करें तो पहले उस पैसेज को देख लीजिए, समझ लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, उस बेस पे आंसर करिए। डायरेक्ट ऑप्शंस पे आना हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्लोज टेस्ट की जो थीम होती है, मीनिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, पूरा कंप्लीट पैसेज है, मतलब लास्ट का पार्ट स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, स्टार्टिंग का पार्ट लास्ट से कनेक्टेड है। वो कोई इंडिविजुअल फिलर नहीं है जहाँ पे एक स्टेटमेंट आपने देखा और फिर ऑप्शन पे आ गए। आपको पहले स्ट्रक्चर को देख लेना। और एसएससी लेवल पे क्लोज टेस्ट आपका इजी आता है, मतलब लेंदी बहुत ज़्यादा नहीं आता, छोटा आता है, जिसे आप 60 to 70 सेकेंड्स में आसानी से रीड आउट कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, तो एक बार पैसेज को हमें देखना है पहले और उसके बाद ही आंसर्स करने हैं। ठीक है, सो क्लोज टेस्ट के लिए आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए? यस और नो? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें? चलिए शुरुआत कर देते हैं क्लोज टेस्ट की। सबसे पहले यहाँ पे दिस इज अ रियलिटी दैट ओनली डैश कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुल इन ल्यूरिंग देयर टैलेंट डैश बैक होम। मतलब ये सच्चाई है, रियलिटी है कि बहुत कम कंट्रीज हैं या कुछ कंट्रीज ही ऐसी हैं जो अपने टैलेंट्स को वापस घर ला पा रही हैं। अब यहाँ पे है क्या, कंडीशन क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे इंडिया से ही हैं, बहुत सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं जो विदेशों से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में उसी देश के नागरिक बन जाते हैं और आज की डेट में वो उन्हीं कंट्रीज को सर्व भी कर रहे हैं। उनकी वजह से क्या है, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी आगे है। वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे वो जुड़े हुए हैं, वो बॉडीज जिनसे वो जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं। आखिर वो इंडियन थे तो ऐसा क्या था कि वो इंडिया में नहीं रुक पाए? दैट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये इंडिया के साथ ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसी कंडीशन है। जब टैलेंट को रियल प्लेस नहीं मिल पाता तो टैलेंट को अपने प्लेस को खोजने की ज़रूरत पड़ जाती है। बस यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं कहीं ना कहीं, जो अपने यहाँ के टैलेंट को अपने यहाँ ही रख पाती हैं। बाकी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ इस मामले में बुरा हाल है। जो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। धीरे धीरे वो वहीं की नागरिकता ले लेते हैं और वहीं के मूल निवासी बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, चाइना, कोरिया, आयरलैंड, ETC कंट्रीज गॉट रिलेटिव सक्सेस इन डैश रिटर्न माइग्रेशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ देयर इकोनॉमीज एंड एग्रेसिव पॉलिसीज टू डैश डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स इन इनोवेशन एंड R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें, चाइना, कोरिया, आयरलैंड, इस तरह की ये जो कंट्रीज़ हैं इनको रिलेटिव सक्सेस मिली है इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को ओपन किया, एग्रेसिव पॉलिसीज़ को लागू किया डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, किसमें, इनोवेशन में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जब इंसान को लगा कि नहीं मुझे अपनी कंट्री में ही ग्रोथ मिल रहा है तो जाएगा ही नहीं। प्रैक्टिकल सी बात है।
कि अगर इंडिया में कोई डॉक्टर ऐसा है जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई साइंटिस्ट ऐसा है जिसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई इंजीनियर ऐसा है जिसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो बाहर क्यों जाएगा? सीधी सी बात है। सो अब इन कंट्रीज ने क्या किया है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज को लागू किया है जिससे इन्होंने अपनी इकोनॉमीज को ओपन किया है और एग्रेसिव पॉलिसीज को लागू किया है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए, किसमें? इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। Countries which are capable to create opportunities for R&D, innovation and entrepreneurship can dash return migration from and capital flow। अब यहाँ से अगर आप देखें, जो कंट्रीज ऐसी हैं जो कैपेबल है किस चीज़ में? अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में। किस चीज़ के लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशंस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। वो सक्षम हो पाई हैं किस चीज़ में? कि वो रिटर्न कर सकें अपने माइग्रेशन को, अपने जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं वहाँ से विदेश जा रहे हैं उनको रोक सकें और अपने कैपिटल फ्लो को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, चल, तो यहाँ तक आपको आई थिंक पैसेज तो अच्छे से समझ आ गया। चलो फर्स्ट फिलर के लिए आपका आंसर क्या होगा? This is a reality that only dash countries have been successful in luring their talented dash. Several, a few European। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक करो अपना आंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो सेवरल तो होगा नहीं, और सिर्फ यूरोपियन की बात नहीं हो रही है। चाइना कौन सी यूरोपियन कंट्री? एशियन कंट्री, उसको रिलेट भी किया है आगे। तो अब फ्यू में से कुछ एक होना चाहिए। कुछ कंट्रीज हैं ऐसी, कुछ के नाम यहाँ पे दिए भी गए हैं। फ्यू तो ना के बराबर हो जाएगा, नेगेटिव सेंस रखेगा, तो ये तो होगा नहीं। आफ्यू जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा? आफ्यू जाएगा, जिसका मतलब होगा सम, कुछ पॉजिटिव सेंस में, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं। So this is a reality that a few countries have been successful in luring their talented dash back home. Talented dash, immigrants capabilities hub। क्या होगा आंसर? Your time starts now। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इमिग्रेंट्स, EMIGRANTS, इसका मतलब हो गया देश त्यागी। जिन लोगों ने देश त्यागा उनको हम इमिग्रेंट से रिलेट कर सकते हैं। इमिग्रेंट का मतलब तो जो सन्निकट है, पास का सन्निकट इमिग्रेंट होता है। इमिग्रेंट का मतलब हो गया देश त्यागी, तो यहाँ पे इमिग्रेंट की बात होगी। ठीक है, टैलेंटेड इमिग्रेंट बैक होम। आंसर आपका ए पार्ट जाएगा। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब इमिग्रेंट सन्निकट होता है, कैपेबिलिटी, क्षमता, हब, गलत हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इसका कोई चांस ही नहीं है। आंसर आपका ए पार्ट जाएगा सेकंड फिलर के लिए। This is a reality that only a few countries have been successful in luring their talented immigrants back home। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। अब आगे अगर हम देखें, चाइना, कोरिया, आयरलैंड, 86 countries got relative success in dash return migration due to the opening of their economies। coercing, enabling, compelling, attracting। क्या होगा आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, अब ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे तो बेसिकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको रिलेटिव सक्सेस मिलेगी इस चीज में, attracting रिटर्न माइग्रेशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ देयर इकोनॉमीज एंड एग्रेसिव पॉलिसीज।
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अट्रैक्टिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोयर्सिंग का मतलब तो दबाव डालना होता है, दबाव डाला नहीं जा रहा है। कंपेलिंग प्रभावशाली भी होता है, दबाव से भी कंपेलिंग को रिलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इनेबलिंग कोई चांस नहीं, अट्रैक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, देखो दबाव कोई नहीं डाल सकती कंट्रीज भाई, किसी कंट्री के लोगों को अपने पास रोकने का तरीका क्या है? उनको अट्रैक्ट करना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना। जब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो बंदा ऑटोमेटिक रुक जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर किसी पर्सन को ग्रोथ ही नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो क्यों रुकेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में? प्रैक्टिकल सी बात है ना, जहां ग्रोथ मिलेगा वहां चला जाएगा बंदा। अब उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सामने वाले को ग्रोथ मिल रहा है तो वहां रुकेगा, या फिर जहां ग्रोथ मिल रहा है वहां जाएगा। समझ गए ना मेरी बात में? वही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट किया किसने? चाइना ने, कोरिया ने, आयरलैंड ने, इन कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमीज को ओपन किया, एग्रेसिव पॉलिसीज लागू की, इन्वेस्टमेंट्स की, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कुछ ऐसा। आगे फोर्थ फिलर के लिए क्या होगा आंसर हमारा? attracting return migration due to opening of their economies and aggressive policies to dash domestic investments in innovation and R&D, to fostering, foster, attain, attaining। क्या होगा आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके यहाँ पे एक वर्ड है फॉस्टर। देखो टू के बाद V1 ही आएगा, तो फॉस्टरिंग और अटेनिंग तो होगा नहीं। फॉस्टर का मतलब होता है इनकरेजमेंट देना, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन देना, कुछ ऐसे आप फॉस्टर को रिलेट कर सकते हैं। फॉस्टर प्रोत्साहन देना हो गया, ठीक है। तो अगर आप फोर्थ फिलर के लिए देखें तो बी पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाएगा। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका कोई चांस ही नहीं है। आंसर आपका बी पार्ट जाएगा, और जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं फोर्थ के लिए सभी का सिक्सर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ फिलर के लिए आंसर, कंट्रीज विच आर कैपेबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर R&D, innovation and entrepreneurship can dash return migration and capital flow, can cause, stimulate, roll up और create। क्या होगा आंसर? फटाफट देखो और पिक करो। वेरी गुड, स्पीड में पिक करो अपना आंसर। देखो रोल अप का मतलब इकट्ठा करना होता है, इसका कोई चांस नहीं है। क्रिएट बनाना, कॉज कारण, स्टिमुलेट प्रोत्साहित करना भी होता है, उत्तेजित करना भी होता है, और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे स्टिमुलेट ही है। स्ट्रक्चर देख लो, कंट्रीज विच आर कैपेबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर R&D, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन स्टिमुलेट रिटर्न, माइग्रेशन एंड कैपिटल फ्लो। आंसर आपका बी पार्ट जाएगा, बिल्कुल सेकंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। फिलर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिलर्स। फिलर्स से रिलेटेड कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए सभी रेडी हैं? शुरू करें? आर यू रेडी गाइस? शुरू करें फिलर्स से रिलेटेड कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यस और नो? चलिए शुरुआत कर देते हैं। I shall not mix dash you, with you, for you, along you, by you। क्या होगा आंसर? Your time starts now। प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, आई शैल नॉट मिक्स विद यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ मिक्स नहीं हो पाऊंगा। मतलब इसके कहने का मतलब इतना है कि भाई तुम्हारी आदतों से मेरा मैच नहीं करेगा, तुम्हारा व्यवहार मेरा व्यवहार बिल्कुल अलग है,
हम दोस्त नहीं बन पाएंगे, या तुम्हारी आदतें मेरी आदतें, तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ बिल्कुल एक दूसरे से अलग, हम मिक्स नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से, कुछ ऐसा रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई शैल नॉट मिक्स विथ यू, विद जाएगा, पर्सन की बात हो रही है, फॉर अलोंग बाई का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दिस हाउस इज इन्फेक्टेड डैश चिकन पॉक्स, इन्फेक्टेड फॉर विद अलोंग बिटवीन, उड़ा दो, प्यारा सा क्वेश्चन है। सॉरी, स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है। वेरी गुड। दिस हाउस इज इन्फेक्टेड के साथ क्या यूज करते हैं इन जनरल, विद का यूज करते हैं। दिस हाउस इज इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, मीन्स एक्चुअल आंसर हमारा क्या जाएगा, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, दिस इज द गर्ल डैश फादर इज अ साइंटिस्ट, whose, whom, who or none of these, उड़ा दो, your time starts now। सो दिस इज द गर्ल, जिसके, जिसका, जिसकी के लिए हम क्या यूज करते हैं इन जनरल, whose का यूज करते हैं। दिस इज द गर्ल whose father is a scientist। अब whom, who for the subject and whom for the object, इसका कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे पोजीशन दिखाना है, आंसर आपका ए पार्ट जाएगा, और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है। दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ साइंटिस्ट, कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शी इज द गर्ल डैश वी सा इन द थिएटर, हु, whom, whose और none of these, उड़ा दो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, शी इज द गर्ल। अब यहाँ पे हमने देखा थिएटर में गर्ल को, तो गर्ल हो गई क्या, ऑब्जेक्ट, और जब मैं ऑब्जेक्ट को रिलेट करता हूं तो मैं क्या यूज करता हूं, whom का यूज करता हूं। शी इज द गर्ल whom we saw in the theater, आंसर आपका बी पार्ट जाएगा, सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, the ancient Greece women were not allowed to dash in the Olympic Games, your time starts now। यहाँ पे एंशंट ग्रीस वेमेन की बात हो रही है, वर नॉट अलाउड टू compete। compete का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना। compete का मतलब क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा करना, और यही हमारा आंसर जाएगा, compete in the ओलंपिक गेम्स। अब कोलाइड का मतलब टकराना होता है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। कंप्लाई का मतलब अनुपालन करना है, कोप को सहना, कोप अप विद आपने सुना ही होगा, सहना, सामना करना, कुछ ऐसे आप कोप को रिलेट कर सकते हैं। सो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट, ए पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे मीनिंग भी आपको दिया है, compete मीन्स टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट, ठीक है, प्रतिस्पर्धा करना, compete करना। आगे, इन ऑर्डर टू डैश टू अ न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वेरी गुड। इन ऑर्डर टू अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, और अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, अडॉप्ट करना, अपनाना, गोद लेना। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? ADAPT, अनुकूल बनाना। अब यहाँ पे एडजस्ट करने की बात हो रही है तो अडॉप्ट करना ही होगा, ADAPT। In order to adapt to a new place, you may need to adjust to the ways of that culture. आंसर आपका फोर्थ पार्ट जाने वाला है। अडॉप्ट वुड भी दिया, फोर्थ पार्ट वुड भी दिखा। अवॉइड बचना हो गया, एडहेयर अनुपालन करना हो गया, पालन करना, अनुपालन करना, कुछ ऐसे। आपका एक्चुअल आंसर फोर्थ पार्ट जाएगा, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता वॉज नोन टू बी अ डैश, so nobody interested any important work to her. Joker, worker, shocker और शिरकर। Your time starts now. प्यारा सा क्वेश्चन है, उतना ही प्यारा आंसर भी है इसका। अब यहाँ पे संगीता was known to be a शिरकर। शिरकर का मीनिंग क्या होता है बता दो फटाफट चैट बॉक्स में। कामचोर। शिरकर मीन्स क्या हो गया? कामचोर। संगीता was known to be a शिरकर, so nobody interested any important work to her. शॉकर मतलब चौंका देने वाला। जोकर, वर्कर का कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चांस ही नहीं है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका डी ही वाला है, जो आपका 100% करेक्ट। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं अब, तो सभी रेडी हैं? शुरू करें सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, यस और नो? एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, तो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला दो, पहुंचा दो। चल, she does not tell lies, doesn't she? She does not tell lies, इसका क्वेश्चन टैग फॉर्म क्या होगा? देखो और पिक करो अपना आंसर। सीधे सीधे आपका आंसर चला जाएगा डज शी, मतलब सेकेंड पार्ट आपका 100% आंसर चला जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, तो डज शी जाएगा और आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ट्रांसकोडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो हैज का यूज अप्रोप्रिएट नहीं है, इज होना चाहिए। ट्रांसकोडिंग क्या है? ट्रांसकोडिंग का एक वर्ब है, कंप्यूटिंग टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर, हियर इज वन ऑफ द आइटम्स इज द राइट यूजेस। मीन्स आपका एक्चुअल आंसर जाएगा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो हैज इज वन ऑफ द आइटम, वन ऑफ द के साथ में नाउन तो प्लूरल ही आएगा, ये तो क्लियर ही है, नो इम्प्रूवमेंट का भी कोई चांस नहीं है, आंसर आपका 100% फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। The little boy fell from the roof, fell below, fell down, fell off और no improvement, क्या होगा आंसर? देखो फेल ऑफ किस चीज को बताता है? सेपरेशन को बताता है, अलगाव को बताता है। मतलब जो लिटिल बॉय था वो गिरा किससे? रूफ के ऊपर से गिरा नीचे,
तो गिर गया, तो सेपरेशन की बात हो रही है, लगाव की बात हो रही है, फेल ऑफ सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बिकॉज दैट देयर वर हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लूडेड। अब बिकॉज दैट देयर वर हैवी रेन्स, बिकॉज दैट देयर वर, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस कर सकते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीड में पिक करो आंसर। अच्छा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो बिकॉज दैट देयर वर, इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लूडेड। मतलब किस वजह से? हैवी रेन की वजह से क्या हुआ, लेक जो था वो उसमें बाढ़ आ गया, कुछ ऐसा बोला जा रहा है, या लेक पूरी तरह से भर गया, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। The greatest fear which is scaring of the world today is global warming। प्यारा सा क्वेश्चन है, उड़ा दो स्पीड में। जैसे ही कोई सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रक्चर में आ जाती है, गोल्डन रूल ऑफ दैट याद आ रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो आगे के स्ट्रक्चर को हु हुम विच से नहीं बल्कि दैट से जोड़ते हैं। याद आया? अब दैट स्केयर्ड होगा नहीं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत है, स्केयर्ड ऑफ का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। दैट स्केयर्स द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट फियर दैट स्केयर्स द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो सबसे बड़ा डर है जो लोगों आज डरा रहा है संसार को, वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन स्ट्रक्चर। चल, सो आगे बढ़ जाते हैं। होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो सभी। फिलर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिल करना है पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए? कॉन्शियस होना चाहिए, कॉन्शियसियस होना चाहिए, या फिर कॉशियस होना चाहिए, केयर फ्री होना चाहिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चल, अब कल क्या होने वाला है? कल शाम को 6 बजे, आज आपकी ये रिकॉर्डेड सेशन था, ठीक है, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कल आपकी लाइव सेशन होगी, मास्टर क्लास होगी वोकेबुलरी पे। तो बिल्कुल तैयार रहिए। पार्ट 2, पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वोकेब्स के पार्ट 2 पे बात करेंगे, कुछ और धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड वोकेब्स, इमेज बेस्ड वोकेब्स, वीडियो की फॉर्म में वोकेब्स, साथ ही साथ कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी होने वाला है डिस्कशन। तो तैयार रहिए, होने वाला है कुछ धमाका। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कल शाम को ठीक 6 बजे 6 PM पे, यहीं इसी महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के हमारे इंग्लिश के स्पेशल सेशन में। Till then, take care. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.